राना हाउस के ब्लैक रूम में इमरान, सिद्दीकी और टाइगर तीनों कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जबकि मास्टर राड्स में जकड़ा हुआ कुर्सी पर बेहोशी के आलम में मौजूद था। टाइगर जोसेफ और जवाना की मदद से अभी उसे उसके हेडक्वार्टर से उठाकर लाया था, जबकि साइड कुर्सी पर अभी तक नजामत की लाश मौजूद थी। इमरान ने उसे वहीं रखने का कहा था, इसलिए वो वैसे ही कुर्सी पर मौजूद था, अलबत्ता उसकी गर्दन टूट चुकी थी। इमरान के पीछे जोसेफ और जवाना दोनों मौजूद थे। कितने आदमी थे वहां हेडक्वार्टर में? इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। बॉस, 4 मुसल्लह आदमी थे, चारों को खत्म कर दिया है। उसने एक खुफिया रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ ने उसे तलाश करके पकड़ लिया, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। इसे होश में ले आओ जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर उसने मास्टर का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो जोसेफ ने हाथ हटाए और पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद मास्टर ने कराते हुए आंखें खोल दी। तुम्हारा नाम मास्टर है? इधर देखो। तुम्हारे आदमी नजामत की लाश तुम्हारी साथ वाली कुर्सी पर मौजूद है, अच्छी तरह देख लो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो मास्टर ने गर्दन मरोड़ी और उसके साथ ही उसने बेख्तियार उछलने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि राड्स में जकड़ा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। ये सब क्या है? कौन हो तुम? और ये तुमने नजामत को क्यों हलाक किया है? मास्टर ने इस बार कदरे खौफजदा लहजे में कहा। तुमने नवाब इफ्तिखार से जेली अद्वियात का तमाम माल और फैक्ट्रियों का सौदा रेड सिंडिकेट से कराया। रेड सिंडिकेट से रकम नवाब इफ्तिखार को दिलाई। उसके बाद तुमने नजामत के जरिए सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज तक रेड सिंडिकेट की तफसीलात पहुंचा दी। इस तरह रेड सिंडिकेट पकड़ा गया और तुमने माल और फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया, बगैर कोई रकम खर्च किए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, ये सब गलत है। ना ही मैं नवाब इफ्तिखार को जानता हूँ और ना रेड सिंडिकेट को। ये सब गलत है। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक हुकूमत से है? मास्टर ने कहा। तुम्हारा आदमी निजामत हमें सब कुछ बता चुका है। हमारी बात छोड़ो, हम खुदाई फौजदार हैं, तुम अपनी बात करो, इमरान ने कहा। निजामत ने अगर ऐसा कहा है तो ये गलत है, झूठ है, मास्टर ने जवाब दिया। इस बार उसका लहजा खासा संभला हुआ था। शायद वो इसलिए संभल गया था कि निजामत तो हलाक हो चुका है, इसलिए अब वो उसके खिलाफ तो गवाही दे ही नहीं सकता। सुनो मास्टर, अब भी तुम्हारे पास आखिरी चांस मौजूद है। अगर तुम इन फैक्ट्रियों और गोदामों की तफसीलात हमें मुहैया कर दो तो हम तुम्हें आज़ाद कर सकते हैं, वरना जो तुम्हारा हशर होगा, ऐसा हशर शायद ही किसी इंसान का हुआ हो, इमरान ने कहा। जब मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं, मास्टर ने जवाब दिया। जोसेफ, इमरान ने इस बार जोसेफ को मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इस आदमी की ज़बान खुलवानी है, इमरान ने कहा। मास्टर, आप मुझे हुक्म दें, फिर देखें ये कैसे बोलता है, जवाना ने कहा। नहीं, क्योंकि तुम मुझे मास्टर कहते हो इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं कहा कि कहीं तुम मुझसे ही ना सच उगलवाना शुरू कर दो, इमरान ने कहा और सिद्दीकी और टाइगर दोनों बेख्तियार हंस पड़े। जोसेफ इस दौरान मास्टर के करीब पहुंच चुका था। उसने एक हाथ मास्टर के सर पर रखा और दूसरे हाथ की उंगलियां उसके दोनों नथनों में डालकर अपने हाथ को मखसूस अंदाज में झटके देने शुरू कर दिए तो मास्टर के हल्क से इंतहाई कर्बनाक चीखें निकलनी शुरू हो गईं। बोलो, वरना उंगलियां तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाएंगी, बोलो, जोसेफ ने घुराते हुए कहा। बब बब बताता हूँ, हट जाओ, फारगार्ड से हट जाओ, ये कैसा अजाब है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मास्टर ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। उसका चेहरा इस तरह बिगड़ गया था जैसे वो जिंदगी के खौफनाक अजाब से गुजर रहा हो, और जोसेफ ने उंगलियां एक झटके से उसके नथनों से बाहर खींची तो उसकी उंगलियां मास्टर के खून से भरी हुई थीं और मास्टर की नाक से भी खून की धारें सी निकलने शुरू हो गईं।
बोलो वरना, जोसेफ ने उंगलियां मास्टर के लिबास से साफ करते हुए सर्द लहजे में कहा। मम मम बताता हूँ, फॉर गॉड सेक मुझे पानी दो, मम मम मैं मर जाऊंगा, मास्टर ने इंतहाई कर्बनाक लहजे में कहा। पानी भी मिल जाएगा, पहले बोलो वरना, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा और एक बार फिर उंगलियां उसके खून बहाते हुए नथनों के करीब ले गया। वो वाकई मैंने सौदा कराया था। मैंने रेड सिंडिकेट को पकड़वा दिया है, अब ये माल और फैक्ट्रियां मेरे पास हैं। लेकिन निजामत को उनका इल्म था, मुझे नहीं। मेरे सारे काम निजामत सर अंजाम देता था, मास्टर ने चीखते हुए कहा। हट जाओ जोसेफ, अब ये खुद ही सब कुछ बता देगा। तुमने वाकई विच डॉक्टर शाशान का तरीका इंतहाई मुहारत से इस्तेमाल किया है, इमरान ने जोसेफ से कहा और जोसेफ सर हिलाता हुआ पीछे हट गया। ये क्या किया है इसने, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अफ्रीका के कदीम कबाइल जब विच डॉक्टर किसी से सच उगलवाते थे तो वो बांस की मखसूस अंदाज की लकड़ियां उसके नथनों में डालकर एक मखसूस रख कर उनसे दबाते थे। इस तरह इंतहाई खौफनाक हद तक ज़हनी तकलीफ पहुंचती है, उसे शाशानी तरीका कहते हैं। मैंने उस तरीके की बुनियाद पर जदीद तरीका इजाद किया है कि दोनों नथने खंजर से काट देता हूं, जिससे वही रग पेशानी पर उभर आती है और फिर उस पर ज़रबे लगाता हूं। जोसेफ ने बांसों का काम अपनी उंगलियों से लिया है, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। देखो मास्टर, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम इन गोदामों और फैक्ट्रियों का पता बता दो, वरना तुम्हारा हशर इंतहाई इबरतनाक होगा, इमरान ने कहा। वो मुझे इल्म नहीं है, वाकई इल्म नहीं है। निजामत को इल्म था, वो मेरा नायब था, उसके पास सब कुछ था, वो तो अलहदा रहता था, मेरा तो सिर्फ हुक्म चलता था। अब तो मुझे खुद मालूम नहीं है, मास्टर ने कहा। निजामत का नायब कौन है, इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो निजामत को हुक्म देता था और निजामत सब कुछ करता था। ये इस कदर होशियार और तेज आदमी था कि सब कुछ कर लेता था और मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मजीद कुछ पूछने की। वैसे भी मैं चौंके खुफिया रहना पसंद करता था, इसलिए मेरा ताल्लुक सिर्फ निजामत से था। मैं उसे इंतहाई माकूल मुआवजा हर माह अदा करता था और वो मेरे सब काम करता था, मास्टर ने कहा। सिद्दीकी, तुम टाइगर और जवाना को साथ लेकर जाओ और इस निजामत के ऑफिस की तलाशी लो, उसने लामहला वहां फाइलें रखी हुई होंगी। और जोसेफ, तुम इस मास्टर को गोली मार दो और फिर इसकी और निजामत दोनों की लाशें बरकी पट्टी में डाल दो। मैं नवाब इफ्तिखार का पता करता हूँ, उसे लाजमन इस बारे में सब कुछ इल्म होगा, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार राना हाउस से निकलकर उस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां नवाब इफ्तिखार की महलनुमा कोठी मौजूद थी। वो पहले भी कई बार अपने वालिदैन के साथ वहां आ चुका था, इसलिए उससे उसकी रिहाइशगाह का इल्म था। पहले उसका ख्याल था कि वो ये सबूत हासिल करके फिर सर अब्दुर्रहमान के जरिए नवाब इफ्तिखार पर हाथ डालेगा, लेकिन अब मौजूदा हालात में जाहिर है कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। सर अब्दुर्रहमान बगैर किसी सबूत के किसी आदमी के खिलाफ भी एक्शन ना ले सकते थे, कुजा वो नवाब इफ्तिखार के खिलाफ एक्शन लेते। इसलिए उसने खुद बराह रास्त नवाब इफ्तिखार पर हाथ डालने का फैसला कर दिया था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि मास्टर वाकई तफसीलात से लाइल्म है और निजामत हलाक हो चुका है और निजामत की नफ्सियात वो किसी हद तक समझ गया था कि वो इंतहाई शातिर आदमी है। हो सकता है उसने आगे किसी ग्रुप के जरिए ये काम कराया हो और उसके बारे में उसके पास कोई तहरीरी सबूत भी मौजूद ना हो, इसलिए अब सिर्फ नवाब इफ्तिखार ही रह जाता था जो इन गोदामों और फैक्ट्रियों का मालिक था। लेकिन जैसे ही उसकी कार कॉलोनी में दाखिल होकर आगे बढ़ी, वो बेख्तियार ठठक गया, क्योंकि नवाब इफ्तिखार की महलनुमा कोठी के बाहर कारों का बाजार सा लगा हुआ था और बेशुमार लोग इकट्ठे थे। क्या हो गया है, इमरान ने हैरत भरे अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर उसने एक तरफ कार रोकी और नीचे उतरकर वो कोठी की तरफ बढ़ता चला गया। क्या हुआ है यहाँ, इमरान ने एक तरफ खड़े आदमी से रुककर पूछा।
नवाब इफ्तिखार ने खुदकशी कर ली है, उस आदमी ने जवाब दिया तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। खुदकशी कर ली है? क्यों, कब, कैसे? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्या बताएं जनाब नवाब इफ्तिखार, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी अपने आप पर भी इत्मीनान खो बैठता है। उस आदमी ने कहा, वो शायद उसी कॉलोनी का रिहायशी था, क्योंकि उसके जिस्म पर खासा कीमती लिबास था और वो अपने अंदाज से भी खासा अमीर आदमी लग रहा था। क्या कोई खास बात हो गई है जनाब? इमरान ने कहा। मैं नवाब इफ्तिखार का पड़ोसी हूँ, मैंने अभी हाल ही में यहाँ कोठी खरीदी है, इसलिए मैं जाती तौर पर तो नवाब साहब से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनका नाम और तारीफें बहुत सुन रखी हैं। लेकिन अभी जो इत्तलाआत मुझे मिली हैं उन्होंने मुझे हैरान कर दिया है। नवाब साहब का इकलौता बेटा आमिर आला तालीम हासिल करके गैर मुल्क से आया, उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल पहुंच गया। उसे शदीद चोटें आईं, लेकिन वो बहरहाल जिंदा रहा। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं मंगवाईं जो नवाब साहब लेकर आए। उनमें एक इंजेक्शन नकली था, उसमें दवा की बजाय रंगदार पानी भरा हुआ था। उस इंजेक्शन के लगते ही आमिर की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो जांबर ना हो सका। डॉक्टर ने जब नवाब इफ्तिखार को बताया कि ऐसा नकली दवा की वजह से हुआ है, तो नवाब इफ्तिखार ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया कि वो खुद उसके जिम्मेदार हैं, वो यही कारोबार करते रहे हैं। और फिर उन्होंने जेब से रिवाल्वर निकालकर खुदकशी कर ली। सारे शहर में अब ये बात फैल चुकी है कि नवाब इफ्तिखार जेली अद्वियात का धंधा करता था और खुद उसका इकलौता बेटा उसके धंधे की भेंट चढ़ गया। उस आदमी ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और वापस मुड़ गया। जाहिर है अब वो नवाब इफ्तिखार का क्या कर सकता था। उसने अब यही सोचा था कि जब उसकी मौत की रसूमात खत्म हो जाएंगी तो फिर वो उसके ऑफिस की तलाशी लेगा, शायद वहां से कुछ दस्तयाब हो सके। उसने कार वापस मोड़ी और अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। वैसे वो कुदरत के निज़ाम में मकाफात अमल पर हैरान हो रहा था कि नवाब इफ्तिखार के अमाल का किस अंदाज में उसे नतीजा मिला। वाकई कुदरत की पकड़ बड़ी सख्त है, लेकिन लोग दौलत के लालच में अंधे हो जाते हैं। इमरान ने एक तवील सांस लेकर बुड़बुड़ाते हुए कहा और उसकी कार तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।